हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्र फॉर टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 2023 का पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था 2024 के बारे में, राइट। 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, कौन कौन टॉपिक से सवाल आया था, उन सारे टॉपिक हमने क्या किया था, पिछले क्लास में कवर किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 में जो एग्जाम हुआ था आपका जैक बोर्ड का पीवाई कंप्यूटर साइंस का, उसमें किस किस टाइप का सवाल पूछा गया था, हमारे टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए थे, सबके आंसर के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे और वीडियो को देखते रहिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, लाइक करने मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से पूछा गया है। क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए पहला सवाल है आपका ALU ओनली। आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ALU लिखा हुआ है। तो ALU बेसिकली होता क्या है, तो ALU हमारा CPU का पार्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और इसका काम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला, परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम एंड डिस्प्ले आउटपुट। एंड फोर्थ में आपको क्या, नन ऑफ दिस। तो देखिए ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उन सबको कौन करता है, ALU करता है, राइट। और यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर A। लेकिन सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, तो हमारे सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है, यस, तो उसको कंट्रोल करता है CU, यानी कि कंट्रोल यूनिट। और ये भी आपका क्या है, CPU का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। एंड डिस्प्लेस आउटपुट, तो डिस्प्लेस आउटपुट कौन करता है, ये आपका मॉनिटर करता है। कौन करता है, ये मॉनिटर करता है। मॉनिटर आपको क्या करता है, जितने भी आपके आउटपुट होते हैं उन सबको क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश। क्या कह रहा है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन। कंप्यूटर के अंदर में इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर 2 ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन 3 इंटीग्रेटेड सर्किट और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब। सो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में क्या इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। एंड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किस में इस्तेमाल हुआ था, ये इस्तेमाल हुआ था आपका सेकेंड जनरेशन में। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट ये कब इस्तेमाल हुआ था, ये आपको इस्तेमाल हुआ था थर्ड जनरेशन में, राइट, याद रखिएगा। एंड फोर्थ जनरेशन में ही आपका माइक्रो प्रोसेसर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का ही क्वेश्चन है। और सवाल क्या पूछा है कि जॉयस्टिक इज एन, जॉयस्टिक क्या है, तो बताइए जॉयस्टिक यहाँ पे क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन 2 इनपुट डिवाइस, ऑप्शन 3 मेमोरी यूनिट या फिर ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो देखिए जॉयस्टिक जो हमारा, इट्स लाइक अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग वीडियो गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर इनपुट डिवाइस होगा। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे डिवाइसेस के नाम होते हैं, जैसे कि आपका जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, OCR हो गया, BCR हो गया, MICR हो गया। ये सब सारे डिवाइसेस क्या आपका इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जैसे कि आपका मॉनिटर, ठीक है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब सारे आपका क्या आउटपुट डिवाइसेस होता है। मेमोरी यूनिट में आपका क्या होता है, मेमोरी यूनिट में आपका क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, कैश मेमोरी, बफर मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये सब आपके क्या था, मेमोरी यूनिट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बट सवाल आपका क्या पूछा गया था कि जॉयस्टिक क्या है, तो जॉयस्टिक क्या होगा, इनपुट डिवाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ। फ्रेंड्स पिछले क्लास सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, या निबल वाला, ये हर साल सवाल क्या करता है, रिपीट कर देता है। सो निबल का मतलब क्या होता है, एक निबल बराबर कितने होते हैं, 4 बीट्स ऑलवेज। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट्स एंड 8 बीट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। 4 बीट्स इज इक्वल टू 1 निबल एंड 8 बीट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है डैश लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए इसमें से क्या कह रहा है कि डैश लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है जो आपका थर्ड जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर 1 मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन 2 हाई लेवल, ऑप्शन 3 असेंबली लैंग्वेज एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। देखिए तो यहाँ पर आपका जो हाई लेवल का लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज द थर्ड
थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज होता है। एंड असेंबली आपका सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हाई लेवल। सो हाई लेवल लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, परम एंड अनुराग आर। परम और अनुराग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 3 सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो परम अनुराग, देखिए नाम में पहला क्या लिखा हो, परम लिखा हो। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, परम 8000। क्या था, परम 8000। मतलब मीन्स परम से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्यूटर का नाम अगर आपके पास आता है ऑप्शन में, तो आप उसको क्या टिक करेंगे, आंख बंद करके आप उसको टिक मारिए सुपर कंप्यूटर। राइट, परम हो गया, अनुराग हो गया, शिवाय हो गया, युवा हो गया, आपका परम सिद्धि एआई हो गया, एरावत हो गया, ये सब सारे आपके किसके एग्जांपल है, ये सब आपके सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। एंड मिनी कंप्यूटर एग्जांपल क्या आपका, PDP 8, PDP 11, AS 400, ये सब सारे आपके क्या है, मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 80 इन डेसिमल इज इन ऑक्टल। यहाँ पे जो नंबर आपका दिया हुआ है 80 किस में है, 80 आपका जो नंबर हो किस में आपका, ये आपका डेसिमल में है। अब क्या रहा है कि डेसिमल नंबर का ऑक्टल में वैल्यू क्या होगा, मीन्स आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 को कन्वर्ट करना आपको किसमें, बेस 8 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, आंसर 120 होगा। ठीक है, आप करेक्ट करके कन्वर्ट करके देख सकते हैं कैसे करेंगे हम लोग। 80 है डेसिमल में, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो क्या करेंगे, इसको 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, कितना से, 8 से कर लेंगे। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 10 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0, फिर 8 बार में जाएगा 1 बार में, 8 1 8, रिमाइंडर आ जाएगा 2। सो आंसर विल बी 120 इज योर ऑक्टल नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 7, 80 जो डेसिमल में उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या होगा, 120, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ 13। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर आपका है 13 उसको पहले लिखना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। राइट, तो 13 का जो बाइनरी नंबर होता है वो आपका क्या होता है, पहले कन्वर्ट करके आप देख लीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 13 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 2 12, रिमाइंडर आ जाएगा 1, फिर 2 बार में जाएगा, 2 3 6, रिमाइंडर आ जाएगा 0, एंड 2 1 2 एंड रिमाइंडर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो बाइनरी नंबर निकलेगा क्या निकलेगा, 1 1 0 एंड 1। राइट, अब देखिए यहाँ पे सारे जो आपका बाइनरी नंबर इसका कॉम्बिनेशन कितना का बना हुआ है, 4 4 8। कितना का बना हुआ है, 4 4 8, सब में 4 और 3 7 का बना, 8 8 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। राइट, अब कहता है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगा 13 का। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, हम लोग 0 को 1 बना देते हैं और 1 को क्या करते हैं, 0 बना देते हैं। मीन्स जहां पर 1 है वहां पे, जहां 0 वहां पे 1 पुट करेंगे, और जहां पे 1 है वहां पे 0 पुट कर देंगे। राइट, अब देखिए ये नंबर कहां पर है, 1 1 1 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 0 0 एंड 1 0, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोग जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी बाइनरी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, उसको इन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स जहाँ पे 1 है उसको 0 बना देंगे, और जहाँ पर 0 को उसको क्या करेंगे, 1 बना देंगे, वो आपका क्या निकल जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे सवाल फ्रेंड्स आप पे एक चीज और आता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट का साथ ही साथ टूस कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी भी बाइनरी संख्या का अगर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसी में अगर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को अगर सम कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा आइए देखते हैं आपको। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। राइट, सो 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देन 1 1 1 हो जाएगा, 0 का फिर 0 0 1 एंड ये, तो आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका क्या निकल जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि 92 इन हेक्साडेसिमल इज इन डेसिमल। यहाँ पे जो आपका संख्या कितना 92 है। राइट, सो 92 जो आपका नंबर वो किस में दिया हुआ है, आपका हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको डेसिमल में करना है। मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, 16 बेस से आपको 10 यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 19 है हमारा हेक्साडेसिमल उसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको
यहाँ पे लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो 9 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16, पावर ऊपर 0 देंगे, यहाँ पे 1 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 का पावर 0 मीन्स 1 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड प्लस 16 के पावर 1 मतलब 1 हो गया एंड 16 इंटू 9 इक्वल टू 144, ठीक है। सो 144 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 146 और ये आपका क्या हो जाएगा बेस 10। तो देखिए आपका आंसर 146 ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए इनमें से आपका क्या हुआ ऑप्शन दिया हुआ है MS DOS, यूनिक्स एंड MS वर्ड। अब पूछ रहा क्वेश्चन ये कि तीनों में से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या था, वो सॉफ्टवेयर जिसके मदद से क्या था हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होता है। तो देखिए MS DOS आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड यूनिक्स, लिनक्स है ना, उबंटू, विंडोज, मैकिंटोश, एंड्रॉइड, ये सब आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3 MS वर्ड, ये MS वर्ड आपका क्या है MS वर्ड यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश इज अ वायरस प्रोग्राम रिटन टू मॉनिटर एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि कौन डैश इज अ वायरस प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या हुआ, एडवेयर, वर्म एंड स्पाइवेयर इज अ वायरस प्रोग्राम रिटन टू मॉनिटर एक्शंस ऑन अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के अंदर में जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके काम को मॉनिटर करने के लिए कौन से वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या उसको एडवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वर्म का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पाइवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब जो क्वेश्चन यहाँ से आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 के आगे एंड फर्दर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्या मिलेगा C++ के क्वेश्चन है। उसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखा वो आपका क्या था फंडामेंटल का क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 12 में कि क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 1 क्लास रिप्रेजेंट करता है किसको, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, बट ऑप्शन 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ फाइल्स। जी नहीं, क्लास हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। उप्स सपोर्ट क्या कहता है, उप्स सपोर्ट्स। तो उप्स किसको सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 1 डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सबसे पहली बात तो अभी समझिए उप्स होता क्या है। तो उप्स क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग का एक अप्रोच होता है, एक मेथड होता है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं प्रोग्राम लिखते हैं। उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उप्स के जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होता है, क्लास। क्या होता है, क्लास होता है, राइट। ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, राइट। ये सब सारे क्या हमारे, ये सब हमारे क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड इनहेरिटेंस, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, ये सब आपका उप्स का फीचर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उप्स के फीचर्स कहलाते हैं, राइट। और यहाँ पे सवाल अब देखिए क्या कहता है, देखिए ये सब सारे उप्स के फीचर से मतलब इन सारे कॉन्सेप्ट को उप्स क्या करता होगा, सपोर्ट करता होगा। अब यहाँ पे देखिए जो सवाल आपका पूछा क्या पूछा है, उप्स सपोर्ट्स। तो उप्स किसको सपोर्ट करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है किसी भी डेटा को हाइड करने की प्रोसेस को कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा एंड फंक्शंस को टुगेदर बाइंड करने के प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, उप्स इन सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। दैट मींस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि C++ was developed by, C++ को किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ देखिए, जैसे आप सबको पता ही है ना, क्या नाम दिया गया है, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर सी बाजार स्ट्रॉस स्ट्रैप एंड ऑप्शन नंबर 4 बिल गेट्स, राइट। अब आप सबको अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना बच्चे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। अब जिसको पता नहीं कि क्या होगा वो क्या मार देगा, नरेंद्र मोदी।
कि भैया हो सकता है मोदी चाचा ने किया होगा, है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। C++ को किसने डेवलप किया था? तो C++ को डेवलप किया था ऑप्शन नंबर 3 बाजार ने, स्ट्रॉस स्ट्रैप ने किया था। तो डेनिस रिची ने क्या किया था? डेनिस रिची ने C लैंग्वेज को डेवलप किया है। एंड बिल गेट्स कौन है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, फाउंडर है। बिल गेट्स कौन था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फाउंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आप पिछले क्लास में भी आपने देखा होगा कि वहां पे एक सवाल क्या था इस मेन फंक्शन से रिलेटेड कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ फंक्शन, और उसका आंसर क्या था? मेन फंक्शन। और दूसरा सवाल यहाँ पे क्या पूछा है कि मेन इज ए, मेन क्या है? क्या एक फंक्शन है, ऑपरेटर है, लिटरल्स है, या नॉन ऑफ दिस? ऑब्वियसली मेन हमारा क्या है? एक फंक्शन है जिसके मदद से क्या करते हैं, कोई भी C++ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड। देखिए ये भी सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा था। क्या कहता है? स्ट्रक्चर इज डिफाइंड यूजिंग अ कीवर्ड। किस कीवर्ड का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं? क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, स्ट्रक्ट यूज करते हैं, या फिर एनएम का इस्तेमाल करते हैं? तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर में टिक लगा हुआ है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। एंड एनएम का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? एनुमरेशन को डिफाइन करने के लिए। स्ट्रक्चर आपका कोई कीवर्ड यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 ए, ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? ए, और किसके अंदर भी लिखा हुआ है? सिंगल कोटेशन के अंदर में। सो ए अंडर सिंगल कोट इज, जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को या किसी भी वैल्यू को जब लोग सिंगल कोटेशन के अंदर में लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? क्या वो एक इंटीजर लिटरल्स होता है, स्ट्रिंग लिटरल्स होता है, या फिर कैरेक्टर लिटरल्स होता है? यस, किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी वैल्यू को जब हम लोग क्या करते हैं? सिंगल कोट में लिखते हैं, तब वो आपका क्या बन जाता है? कैरेक्टर लिटरल्स। तो स्ट्रिंग क्या बनता है? जब इसको हम डबल कोटेशन में लिख देंगे तब ये क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग लिटरल्स। एंड इंटीजर में क्या होता है? ऑब्वियसली सबको पता है इंटीजर का मतलब क्या होता है? नंबर्स, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए फ्रेंड्स, पिछले क्लास में भी मैंने आपको, पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि ऑपरेटर के ग्रुप से एक सवाल पूछा जाता है। पिछला बार आपसे क्या पूछा था? वहां पर भी हमसे सवाल पूछा गया था, 24 वाला में डिस्कस हमने किया था, उसमें भी आपसे पूछा था रिलेशनल ऑपरेटर, और यहाँ पर भी फिर से क्या पूछा है? रिलेशनल ऑपरेटर। बट यहाँ पे भी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है? A set of relational operator is option number A plus minus, option number 2 greater than less than, option number 3 and or का। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि कंपैरिजन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका क्या? लॉजिकल ऑपरेटर है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन ए। देखिए सवाल ये फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे, है ना, मेन फंक्शन से रिलेटेड है ये। क्या कहता है कि जितने भी हमारे C++ प्रोग्राम होते हैं एकदम उसके अंदर किस फंक्शन को कंटेन करना कंपलसरी है? ऑब्वियसली किसको करना कंपलसरी है? मेन फंक्शन को। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे? इवेलुएट करना है। क्या करना है? इवेलुएट करना है। और क्या इवेलुएट करना है? एक्स का वैल्यू क्या करना है आपको? यहाँ पे निकालना है, एक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? प्लस वाई इंटू 5 इफ y इज इक्वल टू 10। अगर y का मान 10 है तो प्री इंक्रीमेंट ऑफ y इंटू 5 इसका वैल्यू क्या होगा x के लिए? तो देखिए प्री इंक्रीमेंट ऑफ y लिखा हुआ है, इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट का रूल क्या होता है? पहले वैल्यू एक चेंज करेंगे, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, देन फिर वैल्यू को क्या करेंगे? यूज करेंगे। यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? 10, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीमेंट करेंगे। तो जब इंक्रीमेंट करेंगे मतलब यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 इंटू 5। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 55। सो 55 देखिए आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 55। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में कि एरे स्ट्रक्चर क्लास आर, एरे स्ट्रक्चर क्लास आर, एरे स्ट्रक्चर क्लास हैं, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ऑप्शन नंबर 2 डेराइव्ड डेटा टाइप्स,
ऑप्शन नंबर 3 कांस्टेंट डेटा टाइप एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप आपका वो डेटा टाइप होता है जो किसी दूसरे डेटा टाइप से कंपोज होकर के नहीं बनता है। ये आपका एटॉमिक डेटा टाइप होता है, मतलब कि ये बेसिक डेटा टाइप होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल में क्या है, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब आपके क्या है, ये सब आपका फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। बट क्वेश्चन में आपका पूछा कि एरे, स्ट्रक्चर और क्लास किस टाइप के डेटा टाइप है। यस, ऑब्वियसली ये सब आपके क्या है, डेराइव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो एरे, स्ट्रक्चर, क्लास ये सब आपके क्या है, डेराइव डेटा टाइप्स होते हैं। और डेराइव डेटा टाइप क्या होता है, तो डेराइव डेटा टाइप मतलब वो डेटा टाइप होता है जो आपके फंडामेंटल डेटा टाइप से कंपोज हो करके बनता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कि साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज, इंटीजर जो हमारा है डेटा टाइप से, इंटीजर डेटा टाइप का साइज कितना होता है। इंटीजर डेटा टाइप का साइज पूछा हुआ है, राइट। तो कितना साइज कंज्यूम करता है, 4 बाइट। ठीक है, इंटीजर कितना साइज को कंज्यूम करेगा, 4 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, अब पॉइंटर क्या होता है, होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, होल्ड्स रियल नंबर, होल्ड्स इंटीजर, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, पॉइंटर क्या होल्ड करता है, आपके मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। सो पॉइंटर इज वन एंड ओनली वेरिएबल अवेलेबल इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एंड इट आल्सो होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, An array is collection of finite numbers of, क्वेश्चन क्या कह रहा है, An array is the collection of finite मतलब निश्चित नंबर पर, निश्चित नंबर के कलेक्शंस होते हैं। तो किस जो नंबर होता है वो नंबर किस टाइप का होना चाहिए, क्या सेम टाइप का नंबर होता है या फिर डिसिमिलर नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि एरे का डेफिनेशन क्या होता है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सिमिलर, एक समान डेटा टाइप, राइट। तो एरे के बारे में क्या पूछा है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ similar data elements. Option number 1 is the correct answer for the question 24. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि which of the following correctly declares an array। 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला हुआ है और इन चारों में से आपको ये बताना है कि एरे को कौन करेक्टली डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है इंट। पहले ना ध्यान से समझिए कि एरे को जो डिस्क्राइब कर, एरे को जो लोग डिक्लेयर करते हैं, उस डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप। क्या लिखते हैं, डेटा टाइप। देन फिर क्या लिखते हैं, एरे का नाम, एंड देन फिर क्या लिखते हैं, साइज। ठीक है, एंड देन फिर सेमीकोलन देकर टर्मिनेट करते हैं। तो बताइए यहाँ पे से जो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन चारों में से इस सिंटैक्स को फॉलो कौन कर रहा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप। तो देखिए डेटा टाइप कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 4, इसमें दोनों में पहले क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप। एंड देन फिर क्या कहता है, एरे का नाम। तो देखिए यहाँ पर एरे का नाम आपका ए है, यहाँ पर एरे का नाम का एरे है। डन, यहाँ तक तो सही है। देन उसके बाद क्या कहता है, हम लोग पास करेंगे साइज। तो बट साइज यहाँ पर पास है लेकिन साइज यहाँ पर पास नहीं किया गया है। सो तो इसका जो करेक्ट सिंटैक्स होगा एरे को डिफाइन करने को क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें डेटा टाइप तो लिखा गया ही नहीं है। और एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। क्या कह रहा है कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट हो या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट हो, सबसे पहले किस रूल को फॉलो करता है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू को चेंज करना देन फिर यूज करना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दो ऑप्शन, चेंज देन यूज देन चेंज, सेव एंड डिलीट और नन ऑफ दिस। तो प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले चेंज करेगा एंड देन फिर उसको यूज करेगा, राइट। यूज देन चेंज ये कौन होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स। क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट पहले क्या करता है, पहले यूज करता है देन चेंज करता है। बट योर क्वेश्चन इज प्रीफिक्स, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, 27 नंबर में एग्जाम। क्या लिखा हुआ है, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर में लिखा हुआ आपका एग्जाम 2023/T। क्या लिखा हुआ आपका, EXAM एग्जाम 2023 एंड /T एंड डबल कोटेशन इनक्लोज है ये।
ठीक है। अब बताइए इसका साइज क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो डबल कोटेशन के अंदर में लिखा हुआ है दैट मीन्स आपका क्या एक स्ट्रिंग लिटरल्स है। और स्ट्रिंग का मेमोरी साइज कितना होता है, तो ऑलवेज ये बात याद रखिएगा कि स्ट्रिंग का जो मेमोरी साइज होता है ये ऑलवेज डिपेंड करता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। ठीक है, जितने कैरेक्टर्स होंगे उतना आपका क्या हो जाएगा इसका मेमोरी साइज। एंड वन मोर थिंग, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस वन मोर बाइट फॉर टर्मिनेशन, क्योंकि स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट क्या होता है बैकस्लैश 0 से आपके वैल्यू टर्मिनेट होता है, मींस बैकस्लैश 0 के साथ ऐड हो जाता है। जो आप करें या ना करें ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको ऐड कर देता है, मतलब टर्मिनेटर के लिए। तो देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। लेकिन यहाँ पे आपका जो बैकस्लैश t है उसको बैकस्लैश t को केवल एक ही कैरेक्टर को काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैकस्लैश t आपका क्या है एस्केप सीक्वेंस, एंड एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स ओनली वन कैरेक्टर एंड इट कंज्यूम वन मेमोरी बाइट, 1 बाइट मेमोरी। तो यहाँ पे टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए एग्जाम में 4 और 2023 में 4 8 और एक ये 9 और एक आपका किसके लिए टर्मिनेशन के लिए। तो टोटल कितना हो गया 10। ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 28 नंबर में क्या कह रहा है कि द कंडीशन ऑन डू वाइल लूप्स इज चेक। डू वाइल जो लूप हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में उसमें कंडीशन कहां पर चेक होता है। तो डू वाइल में कंडीशन कहां पे चेक होता है, क्या टॉप में चेक होता है, मिडिल में चेक होता है या बॉटम में होता है। ऑलवेज डू वाइल में क्या करता है हमेशा कंडीशन बॉटम में चेक होता है, मतलब पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फिर क्या करेगा कंडीशन को चेक करेगा। तो टॉप में कंडीशन को कौन चेक करता है, टॉप में कंडीशन को चेक करता है कौन, फॉर लूप एंड वाइल लूप। सो वाइल लूप एंड फॉर लूप क्या करता है कंडीशन को टॉप में चेक करता है, मिडिल में कोई चेक नहीं करता, राइट। एंड डू वाइल कहां पे चेक करता है, बॉटम में करता है। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स यहाँ पे कि डू वाइल को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, फॉर एंड वाइल को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि जंप स्टेटमेंट्स आर। देखिए प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था, हम लोग इसके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ था कि जंप स्टेटमेंट्स यार जंप स्टेटमेंट होते हैं, क्या होते हैं, ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू या ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। जब प्रीवियस सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वहां पर मैंने किसके बारे में डिस्कस किया था, गो टू के बारे में, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू ये तीनों हमारा क्या होता है जंपिंग स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि इन C++ एवरी स्टेटमेंट्स एंड विथ। जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में वो एंड होता है किसके साथ, क्या वो कॉलन के साथ एंड होता है, कोमा के साथ एंड होता है या फिर सेमीकॉलन। तो आंसर क्या होगा, सेमीकॉलन। जितने भी प्रोग्राम में हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं हर उस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सेमीकॉलन को। एंड प्रोग्रामिंग में सेमीकॉलन को क्या कहा जाता है C++ में, टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कह रहा है कि वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स। ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। जितने भी C++ के प्रोग्राम होते हैं सबके कहां से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से रन करना स्टार्ट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आपका है इन C++ प्रोग्रामिंग, ये आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड सवाल है। क्या कह रहा है, strcat। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, strcat फंक्शन। ठीक है, ये C++ प्रोग्रामिंग में strcat फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 काउंट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, काउंट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैरेक्टर एंड कॉन्केटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली strcat फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कॉन्केटिनेट ऑफ टू स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के लास्ट में अपेंड करने के लिए, मींस कॉन्केटिनेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं strcat फंक्शन को। तो लेंथ को काउंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, strlen फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू लोअर। देखिए प्रीवियस वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड एक सवाल को डिस्कस किया था और आई थिंक वहां पर भी क्वेश्चन सेम था, टू लोअर फंक्शन, कि टू लोअर फंक्शन किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है, राइट। तो ऑब्वियसली हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था ctype.h के अंदर। तो ctype.h हेडर फाइल के अंदर में टू लोअर फंक्शन होता है। इसके अंदर सिर्फ टू लोअर ही नहीं, टू अपर, इज अल्फा, इज डिजिट, इज अल्फा न्यूमेरिक, इस टाइप के भी सारे फंक्शन कहां पर होते हैं, ctype.h के अंदर में होता है। और math.h के अंदर में क्या क्या होता है, पॉव फंक्शन होता है, sqrt फंक्शन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, ये सब सारे फंक्शन मैथ के अंदर में होता है।
स्ट्रिंग के अंदर में क्या होता है, देखिए अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, है ना, नेक्स्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, ये देखिए काउंट लेंथ करने के लिए, कन्वर्टिंग करने, कॉन्केटिनेट करने के लिए, स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए, स्ट्रिंग को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, इस टाइप की जितने भी फंक्शन होते हैं जो स्टार्ट होगा कहाँ से, एसटीआर से, उस फंक्शन का स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, एसटीआर, वो सारे फंक्शन कहाँ पर होता है, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर में होता है। आगे देखिए 34 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड, जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, डिफॉल्ट फंक्शन कहते हैं, फ्रेंड फंक्शन कहते हैं, या फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं, नॉन ऑफ दिस। ऑब्वियसली जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं मतलब कि जब हम लोग ये पार्ट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा void माई फन, ठीक है, एंड सेमीकोलन, हमने टर्मिनेट कर दिया, तो जब इस प्रकार से हम लोग फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका कि इन अ फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि इन अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज, कहता है कि मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन को हमने क्रिएट किया और वो फंक्शन आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि वॉइड का मतलब क्या होता है, नथिंग, नल हम लोग करते हैं, मतलब एम्प्टी के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग फंक्शन से कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना होता है तब हम लोग उसका डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, वॉइड को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस फंक्शन से हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना पड़ेगा। अगर फ्लॉट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उस फंक्शन से हमें फ्लॉट वैल्यू रिटर्न होगा। कैर करोगे तो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न होगा। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो क्या यूज करेंगे, वॉइड। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम इज आर। फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो पे भी मैंने आपको कहा था कि यूनिट 2 से सवाल आते ही आते हैं, और यूनिट 2 एक ऐसा चैप्टर है जहां पे ग्रिड के इंस्टीट्यूट वाले जितने भी कंप्यूटर साइंस है वो कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम इज आर, जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसके एक अच्छे गुण क्या होना चाहिए। पहला क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव एंड इफिशियंट। दूसरा क्या लिखा हुआ है, यूजर फ्रेंडली। तीसरा रिलायबल। चौथा ऑल ऑफ दिस। यस, एक अच्छे प्रोग्राम होने के लिए उसके अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव भी होना चाहिए प्रोग्राम, आपका एफिशिएंट भी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए और ये रिलायबल भी होना चाहिए। मीन्स एक अच्छे प्रोग्राम के लिए इन सारे गुण का होना अति आवश्यक होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से ना आपका देखिए इस टाइप का सवाल आता है, एरर से रिलेटेड भी आपके सवाल आते हैं जो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पिछले क्लास में ही मैंने आपको, पिछले सेशन में ही मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था, हमने बताया था आंसर। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, फ्लो चार्ट। ठीक है, क्यों होगा फ्लो चार्ट, क्योंकि जब हम लोग किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। और उस एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, उस एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंपाइल टाइम एरर्स आर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि कंपाइल टाइम एरर्स आर। तो कंपाइल टाइम पे कौन कौन से एरर को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर में क्या दिया हुआ है, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना जो टिक लगा हुआ ऑप्शन नंबर 3 ये क्या है आपका, रॉन्ग ऑप्शन पे टिक लगा हुआ। ठीक है, तो कंपाइल टाइम एरर्स क्या होता है पहले आप ये समझिए। तो कंपाइल टाइम एरर्स वो एरर्स होता है जब हम अपने सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में जब कन्वर्ट करते हैं। मींस जब हमारा सोर्स कोड मशीन कोड में जब कन्वर्ट होता है तो उस कन्वर्ट करने के टाइम पे जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन। और कंपाइलेशन के टाइम पे जो एरर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स आता है। राइट, तो बेसिकली वहां पे जो हमारा एरर्स होता है कंपाइल टाइम में आपका क्या होता है, ये सिंटैक्स एरर होता है। और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से आपका क्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जो यूनिट 2 है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 2 पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ के सेंटर वाले बिल्कुल भी टॉपिक को पढ़ाते नहीं है। तो आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज आप लोग यूनिट 2 को अच्छे से पढ़िएगा, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, तो कंपाइल टाइम एरर्स क्या होता है, सिंटैक्स एरर होता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया आपको सिमेंटिक एरर। राइट, तो सिमेंटिक एरर क्या होता है, तो सिमेंटिक एरर आपका रन टाइम एरर होता है। क्या होता है ये आपका
रन टाइम एरर होता है। सो बेसिकली सिमेंटिक एरर का मतलब होता है कि जब हमारा प्रोग्राम में जो उसका सिंटैक्स होता है वो एकदम करेक्ट होता है, लेकिन उसका लॉजिक के कारण आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि सागर प्लेस गिटार, राइट। क्या है आपका ये सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सागर प्लेस गिटार। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, मतलब कि सागर क्या कर रहा है, गिटार को बजाता है, राइट। अब यही अगर सेंटेंस हम ऐसे लिखे क्या कि गिटार प्लेस सागर, ठीक है। अगला सेंटेंस हमने क्या लिखा कि गिटार प्लेस सागर, मतलब क्या हो गया कि गिटार सागर को बजाता है, ठीक है। बट दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में ग्रामेटिकली आपका आंसर, दोनों में ग्रामेटिकली क्या एकदम करेक्ट है। ये भी आपका क्या है, नाम है जी, तो नेम के साथ में लोग क्या करते हैं, वर्ब के साथ में एस लगाते हैं, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी देखिए तो अब अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका गिटार क्या है, आपका नाउन है, और नाउन के साथ हम लोग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, यस लगाते हैं, एंड ये आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो दोनों करेक्ट है, बट अगर यहाँ पे मीनिंग अगर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको, थोड़ा सा ऑड फील होगा। कैसे कि पहला तो सेंटेंस क्या था कि सागर गिटार बजाता है, दैट्स अ गुड, बट अब अगले इसमें क्या है कि गिटार सागर बजाता है, दैट्स द ऑकवर्ड आंसर, है ना। तो यहाँ पर दोनों में क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट मीनिंग थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है लॉजिक के कारण। तो इस टाइप के एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर बोलते हैं। और ये आपका रन टाइम में नहीं, प्रोग्राम जब हमारा एग्जीक्यूट होता है उस समय इस टाइप का एरर्स आपके ऑकर्स होते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 39 तो जो कंपाइल टाइम एरर से वो आपका आंसर क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फ्लो चार्ट रेक्टेंगल सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि रेक्टेंगल सिंबल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। देखिए बेसिकली फ्लो चार्ट में ना हम लोग रेक्टेंगल शेप, ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, और एक आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है आपका रोम्बस, ठीक है। एक आपका क्या होता है सर्कल, और एक आपका क्या था ओवल शेप, ठीक है। एक आपका क्या होता है जी डायरेक्शन वाला शेप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो ओवल शेप है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए। किसके लिए, स्टार्ट स्लैश स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, डायरेक्शन के लिए, किसी भी प्रोग्राम के फ्लो चार्ट के डायरेक्शन को शो करने के लिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका रेक्टेंगल सिंबल है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रोसेस करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड डिसीजन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, रोम्बस शेप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग इसको डायमंड शेप भी कहते हैं। और पैरेललोग्राम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सर्कल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो दो सर्कल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग दो फ्लो चार्ट को एक में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुकलेट। और क्वेश्चंस आने आए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, और हर यूनिट से और आपका हर चैप्टर से कॉमन सा सवाल पूछा है। कंप्यूटर जनरेशन से सवाल पूछता है, कंप्यूटर के फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से सवाल आता है, और आपका नंबर सिस्टम से सवाल हर साल रिपीट होना ही होना है। एंड यूनिट 2 C++ का यूनिट 2 प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी से यहाँ से आपका हर बार सवाल रिपीट होता है। सो आई होप गाइस कि आप सारे लोग यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंड C++ में जितने भी आपका है उन सबको आप क्या कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, 100 MCQs के साथ मिलेंगे, और उस MCQs में आप जो पढ़ेंगे उस वीडियो से आपका एक भी सवाल आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बाहर आने वाला नहीं। मतलब कि जो अगर आप उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका हर क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मतलब एग्जाम में जो आपका 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उस 40 में से आप 30 to 35 क्वेश्चन आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। बाकी जो आपका नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो आपका फ्लैक्चुएट करेगा, क्योंकि नंबर वहां पे कुछ भी आपका हो सकता है, जस्ट बिकॉज दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, ठीक है। तो आइए, एंड फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके क्लासमेट्स उनको वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।